मानसून सत्र की आज बीजेपी बनाएगी रणनीति। बीजेपी विधायक मंडल दल की आज होगी बैठक में विपक्ष के सवालों समेत विभिन्न मुद्दों पर मंथन। बागेश्वर में थम गया प्रचार का शोर। जिले की सीमाएं 3 दिन के लिए की गई सील। 5 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। 8 सितंबर को होगी मतगणना। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे पहुंचे देहरादून। बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे श्रीकांत शिंदे। स्वास्थ्य सचिव ने किया स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण। डेंगू पीड़ित मरीजों से मिलकर जाना, उनका हाल सुविधाएं दुरुस्त करने के दिए निर्देश। हरिद्वार में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। वन दरोगा की हुई मौत। रेंजर और कोतवाल भी हुए अस्पताल में भर्ती। प्रदेश भर में सामान्य से 8% बारिश हुई कम। देरी से विदा होगा मानसून। अधिकतर जिलों में हो सकती है कई दौर की बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। विकास नगर से खबर, जहां पर सेब से लदा पिकअप वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। त्रिउड़ी से विकास नगर की ओर जा रहा था वाहन। अनियंत्रित होकर दूसरी सड़क पर गिरा वाहन। मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायलों को हायर सेंटर किया गया है रेफर। अनियंत्रित होकर दूसरी सड़क पर गिरा वाहन। विकासनगर से खबर, सेब से लदा पिकअप वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त। त्रिउड़ी से विकासनगर जा रहा था पिकअप। अनियंत्रित होकर दूसरी सड़क पर गिरा वाहन। त्रिउड़ी से विकासनगर की ओर आ रहा था वाहन। एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई बैठक। ऋतु खंडूरी ने बुलाई दलीय नेताओं की बैठक। मानसून सत्र के सफल संचालन के लिए बुलाई गई बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के नेताओं को बुलाया गया है और सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की बात कही गई है। मानसून सत्र के सफल संचालन के लिए बुलाई गई बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, बसपा के नेताओं को बुलाया गया है। ऋतु खंडूरी ने बुलाई बैठक। मानसून सत्र के सफल संचालन के लिए बुलाई बैठक। बागेश्वर से खबर, जहां पर बागेश्वर उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। विधानसभा बागेश्वर 47 में कल होगा मतदान और बागेश्वर विधानसभा में 188 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी झंडे दिखाकर किया रवाना। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम मशीन के साथ किया गया है रवाना। पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन सामग्री के साथ किया गया रवाना। जिला निर्वाचन अधिकारी ने झंडे दिखाकर पोलिंग पार्टियों को किया रवाना। ईवीएम मशीन के साथ किया रवाना। बागेश्वर से खबर, बागेश्वर उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। विधानसभा बागेश्वर 47 में कल होगा मतदान। बागेश्वर विधानसभा में 188 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। ये हमारे टोटल 188 बूथ है। जैसा कि आपको विदित है कि 188 पार्टीज हमें रवाना करनी थी आज। तो हमने सुबह 6 बजे से सभी लोगों को यहाँ पर ड्यूटी पर बुलाया था। 6 बजे से हमारी प्रिपरेशन जो थी पूरी हो गई थी और तब से हमने पार्टी को ईवीएम्स देना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी तक हमारी 100 पार्टी अपने गंतव्य के लिए मूव कर चुकी हैं। यहाँ पर सभी के लिए पीडीएमएस का जो है रजिस्ट्रेशन वो ऑलरेडी कंप्लीटेड हो गया है। सभी का ट्रैकिंग सिस्टम, चाहे वो ऐप बेस्ड ट्रैकिंग है, जीपीएस है, सभी का 100% हमारा कंप्लीट हो गया है। हमारी 88 पार्टीज बची हैं जो भी आसपास के एरिया की बची हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11 बजे तक हमारी सारी पार्टी यहाँ से हम लोग खाली कर देंगे। मैं बागेश्वर जनता से सिर्फ यही अपील करूंगी, क्योंकि हम लोगों का वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन रहता है। पिछले इलेक्शन में भी देखा है कि लगभग 60% रहता है, तो 40% लोग हैं जो वोट करने ही नहीं आते हैं। तो एक बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। तो मेरा ये है कि ये वोटिंग परसेंटेज को हम बढ़ाएं। जब हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाते हैं तभी हमें एक सक्सेसफुल जो भी हमारा कैंडिडेट है वो जीत कर आता है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जनपद एटीटीएफ रुद्रपुर में नियुक्ति के दौरान मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल हासिफ हुसैन ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के साथ तालमेल रखकर उन्हें लाभ पहुंचाया है। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाने के उद्देश्य से उसके प्रार्थना पत्र पर बैक डेट में रिसीव कर अपने फर्जी हस्ताक्षर बनाए हैं। अवैध एवं अनाधिकृत रूप से थाना रुद्रपुर का मोहर का दुरुपयोग किया गया। क्या करना है सर? इसमें एक वैसे बाइकाट कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो विरुद्ध अनुशासनहीनता और पद के दुरुपयोग जैसे आरोप इन पर लगे थे, तो उन आरोपों की फिलहाल जांच की जा रही है और जब तक जांच होती है तब तक इनको निलंबित करने के आदेश माननीय एसएसपी महोदय द्वारा पारित किए गए। उधम सिंह नगर में विदेश से आई फोन कॉल ने एक किशोरी की जान बचा दी। जहां इस मामले में पुलिस की वाहवाही हो रही है, तो जो कि क्षेत्र में मामला चर्चा का विषय बना है। जनपद की रहने वाली एक युवती ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या करने के रिलेटेड एक पोस्ट डाली थी। इंस्टाग्राम में कॉल के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई और किशोरी को रेस्क्यू कर उसकी काउंसलिंग की और उसके परिजनों को अवगत कराया, जिससे उसकी जान बच गई। का काम जो है वो चलता रहता है। उसमें हम लोग जो भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि नोटिसेबल हैं साइबर वर्ल्ड में, हम उनको नोटिस करते रहते हैं। तो इसी क्रम के दौरान एक हमें इनपुट प्राप्त हुआ, जिसमें देर रात 22 अगस्त को एक सूचना मिली थी कि एक युवती है जो कि बाजपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उसके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसकी लोकेशन इत्यादि ज्ञात करके तत्काल हम उनके घर पे जाके उस महिला को रेस्क्यू किया गया, उस युवती को। उसके बाद उसकी काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग करने के बाद परिवारजनों की सहायता से उसको रिहेबिलिटेट किया गया। और ये निश्चित रूप से पुलिस का बहुत ही अच्छा वर्क था और इसमें एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी है और साथ में एक पुलिस ने एक जीवन को बचाने में सफलता हासिल की। खबर देहरादून से, जहां 5 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है और इस संबंध में एसएसपी ने विधानसभा व उसके आसपास के ड्यूटी पॉइंटों का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही विधानसभा के आसपास पूर्व में निर्धारित किए गए स्थान पर प्रभावी बैरिकेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और बैरिकेडिंग पर समुचित संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं।
खबर देहरादून से, जहां स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कोरोनेशन अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने डेंगू पीड़ित मरीजों से मिलकर उनका हाल जाना। मरीजों की ओर से प्लेटलेट्स की कमी और ब्लड रिपोर्ट देरी से आने की शिकायत की गई। इस पर उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए अस्पताल में सभी सुविधाएं दुरुस्त करें, साथ ही ब्लड रिपोर्ट जल्दी आ सके इसकी भी व्यवस्था करें। देखिए, मैंने आज डेंगू पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी किया और ज़्यादातर जितने भी लोगों से बात हुई उनके द्वारा ये बताया गया कि प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, समय समय पे उनको खाना भी मिल रहा है और प्रॉपर देखभाल उनकी हो रही है। एक चीज़ मैंने जो पाया कि लैब जो है हमें 24/7 हम लोगों को संचालित करना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शंस मैंने CMS साहब को दे दिए हैं और हमारा लैब जो गवर्नमेंट लैब है यहाँ पे कोरोनेशन अस्पताल में वो लगातार फंक्शन कर रही है। खबर पौड़ी से है, जहां जिले में इस साल बरसात के कारण कई पुल धराशायी हुए, जबकि कई पुल जर्जर हालत में है। लोक निर्माण विभाग अधीक्षक अभियंता ने जिले में 19 पुलों को असुरक्षित बताया है। वहीं मौसम साफ रहते अब कुछ धराशायी हुए पुलों को दोबारा से बनाने में लोक निर्माण विभाग जुट गया है, जबकि कुछ पुल पर मरम्मत के कार्य को पूरा करने के लिए विभाग ने शासन से बजट की मांग को लेकर पुलों का प्रस्ताव शासन को भेजा है। जो हमारा रोड सेफ्टी ऑडिट के तहत हमने कुछ असुरक्षित ब्रिज पाई गया था, जिसमें 19 ब्रिज पाई गया था, जिसमें कुछ वो ये था, इसमें से एक सुखरूप ब्रिज हमारा सैंक्शन हो चुका है, जिसमें सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने हैं। इसके बाकी अन्य जो एस्टिमेट है शासन को प्रेषित किया जा चुका है। इसमें एक पुल हमारा ये बड़कोलू पुल वर्ल्ड बैंक में स्वीकृत हो चुका है। इसमें बाकी एक जो बाघाट पुल था, बाघाट पुल में हमारा क्लास B-A में हमने ये कार्य प्रारंभ हो गया। इसमें डेट ऑफ स्टार्ट दे दिया था, बरसात के बाद हम इसे पूर्ण कर देंगे। बाघाट पुल में वाहनों के लिए अभी बंद है, इसे जैसे ये काम हो जाएगा हमारा बरसात के बाद, क्लास ये लोडिंग हम चेंज कर रहे थे, उसके बाद करवा लेंगे। इसे दोबारा वाहनों के लिए आवागमन हो जाएगा। ये अक्टूबर-नवंबर में हो जाएगा। खबर देहरादून से, जहां पर चंद्रयान 3 की सफलता के बाद उत्तराखंड में भाजपा ने इसरो के वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करने का फैसला लिया है। इसके तहत भाजपा पंचायत स्तर पर वैज्ञानिकों का आभार जताएगी। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि चंद्रयान व सूर्य मिशन में वैज्ञानिकों की सफलता के लिए पार्टी पंचायत स्तर पर आभार कार्यक्रम आयोजित करेगी। वैज्ञानिकों की उपलब्धि ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। निश्चित रूप से देश के वैज्ञानिकों ने देश को पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है और इसके लिए हम सभी वैज्ञानिकों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊपर है और चंद्रयान 3 की जो उपलब्धि हमारे देश की है ऐतिहासिक है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा देश है। इसके लिए सभी वैज्ञानिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे ग्राम पंचायत स्तर पर वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करेगी और निश्चित रूप से इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलने वाली है कि शोध के क्षेत्र में और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अन्य वैज्ञानिक भी इनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हल्द्वानी से। जहां विधायक सुमित्रा श्रेष्ठ ने 5 सितंबर को शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सुमित्रा श्रेष्ठ ने कहा है कि ये सरकार जनता के मुद्दों पर जवाब देने से भागती है। इस विधानसभा सत्र को 2-3 दिन में समाप्त करके केवल औपचारिकता पूरी की जाती है। उन्होंने कहा कि दर्जनों विभाग में मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन उन विभागों के प्रश्न देने के बजाय मुख्यमंत्री सदन में कुछ नहीं बोलते और विधानसभा सत्र में केवल औपचारिकता की जाती है। सुमित्रा श्रेष्ठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे अन्य राज्यों में 21 दिन का सत्र चलता है, लेकिन उत्तराखंड में 2 दिन में ही विधानसभा सत्र को समाप्त कर लिया जाता है। क्या विषय है? विधानसभा बढ़िया रहा। ये देखिए, विधानसभा सत्र की अगर आप ट्रेंड देखें 2017 से लेके अभी तक की, 13 दिन, 14 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसे सत्र चला है। पूरे साल भर का अगर टोटल लिया जाए, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा राज्य है, ऐसी भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियां हैं, कई विषय हैं, आपदा है, अतिक्रमण है, कई ऐसे ज्वलंत विषय हैं, लोगों के अपनी विधानसभाओं के विषय होते हैं। एक हमें मौका मिलता है सरकार को कटघरे में खड़ा करना, और सरकार के पास भी मौका है अपनी सफाई देने का, लेकिन 2 दिन का सत्र चला के, क्योंकि देखिए पहला दिन जो होगा वो कंडोलेंस का होगा, वो उसके बाद सत्र समाप्त हो जाता है, फिर अगले दिन शुरुआत होगी। तो एक दिन, वो 6 तारीख है जो, वो एक दिन सत्र चलेगा। 7 को जन्माष्टमी, कहा तो 8 को भी, लेकिन सरकार चाहेगी 6 को ही समाप्त कर दे। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है और इस आयोजन के लिए सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक करोड़ों की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश में तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्य में कानून की स्थिति, राज्य का माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। सरकार ने समिट पर 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार अगले साल होने वाले चुनाव से पहले राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ाने की कवायद में जुट गई है। इसी के तहत सरकार देहरादून में दिसंबर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रही है। इस आयोजन के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिट के लोगो और वेबसाइट की लॉन्चिंग कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब तक 16,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। देश के तमाम उद्योगपतियों से बातचीत चल रही है। सरकार ने ऐसे नियमों और कानूनों को भी हटाया है जिसके कारण राज्य में उद्योगों को स्थापित करने में दिक्कतें आ रही थी। राज्य में कानून की स्थिति, राज्य का माहौल और पर्यावरण निवेश के लिए काफी बेहतर है। सरकार की कोशिश है कि वह बड़ा निवेश इस समिट के माध्यम से राज्य में आए। सरकार ने इस समिट से 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। वहीं कांग्रेस ने इस समिट पर सवाल उठाते हुए त्रिवेंद्र रावत के समय में साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाई। साथ ही इस समिट में फिजूल खर्ची भी बताया है। प्रारंभ हो गया है और अभी तक लगभग 16,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग हमने 25,000 करोड़ का जो लक्ष्य लिया था उसमें हो गई है। और बहुत सारे उद्योग समूह, देश के बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर हमारे लगातार संपर्क में, लगातार संवाद कर रहे हैं। और 6,000 एकड़ लैंड बैंक इसमें अभी तक बनाया जा चुका है। बहुत सारे जो ऐसे कानून थे, नियम थे जिनके कारण से उद्योगों में कुछ रुकावटें आ रही थी या समस्या पैदा होती थी, सभी को भी हमने हटाया है, उन सबको समाप्त किया है। और जो नए प्रावधान है, नए नीति हम लेकर आए हैं, 27 नई नीतियां भी हमने इसमें प्रख्यापित की है। भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हमने सुना था त्रिवेंद्र रावत जी के उसमें कि 1,40,000 करोड़ के MOU हुए हैं और धरातल पर 20,000 भी नहीं उतरा। अगर उतरा होता तो फिर हमारे युवा दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते और आपकी लाठियों का भाजन न बन रहे होते। तो ऐसे में ये शिगुफे और जुमलेबाजी छोड़िए। जो इन्वेस्टर्स समिट में आप पैसा खर्च करेंगे वो लागत भी हमको वापस मिल जाए, वही गनीमत है।
वहीं एक तरफ जहां सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सहारे निवेश को बढ़ाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी ओर रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई है। 28.6% की वृद्धि के साथ उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्य में से दूसरे नंबर पर आ गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल जनवरी से जून 2022 में 1,03,411 लोग फॉर्मल रोजगार से जुड़े थे, जबकि इस साल इसी अवधि में यह संख्या बढ़कर 1,33,023 पर पहुंच गई। ये करीब 28.6% है। EPFO की रिपोर्ट सामने आने के बाद इस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री धामी के ऐतिहासिक फैसलों की वजह से उत्तराखंड ने दूसरा नंबर हासिल किया है। वहीं विपक्ष ने इस रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए राज्य को बेरोजगारी में नंबर 1 बताया है। EPFO ने किस बात से रिपोर्ट तैयार की है, किन बिंदुओं को लेकर की है, कहाँ सर्वे किया है, ये सब देखना पड़ेगा, तब इसमें कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है। वैसे अगर आप 3-4 साल के आंकड़े निकालते हैं तो बड़ी हास्यास्पद बात है। उत्तराखंड में तो बेरोजगार घूम रहा है, रजिस्टर्ड भी है, अनरजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सब लगा के भी करते हो तो 20 लाख बेरोजगार है इस प्रदेश में। मनरेगा की क्या स्थिति है, ये आपके सामने। रोजगार सृजन कितना हो रहा है, एक मुख्य आधार मनरेगा रोजगार सृजन का है, उसमें कहीं हमें प्रगति नहीं दिखाई दी, तो उसका बजट केंद्र सरकार ने कम कर दिया है। तो कहाँ से रोजगार सृजन हो रहा है, किस तरीके से EPFO ने ये तैयार की है रिपोर्ट, ये इसका जरा विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा, तब कुछ कहा जा सकता है। वैसे हमारे हिसाब से तो बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 पर है। देखिए, जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ है, हर वर्ग का विकास हुआ है। हम चाहे रोजगार की दृष्टि से देखें, चाहे विकास की दृष्टि से देखें, हर क्षेत्र में प्रदेश ने ऊंचाई को छुआ है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक उत्तराखंड राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का विजन रखा है, उस विजन के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप आज अगर हम देश में दूसरे स्थान पर रोजगार से राज्य आए हैं, ग्रोथ रेट की हिसाब से भी अगर हम माने तो दूसरे नंबर हमारे देश में हमारे राज्य का नंबर आया है, तो निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य को जिस प्रकार से उनका स्नेह और सहयोग मिल रहा है, और आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उसको क्रियान्वित करके राज्य के विकास कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश राज्य में आए, ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट में रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा क्या धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का